Hello my dear students, welcome back in super tutorial. My name is आफ्ताब आलम और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का जो दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, दूसरा लेसन का एसिड्स बेसिस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षारक और लवण का। इसके पहले जो पहला वीडियो लेक्चर था उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखे हैं और आप लोग शेयर भी किए हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट्स करके ये बता रहे हैं कि सर आपका ये वीडियो वायरल हो चुका है। जब ये बातें मेरा एक स्टूडेंट है वो फ़ोन करके बताया कि सर ये आपका वीडियो इतने लोग देख चुके हैं, तो जब यानी कि ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली और मैं फटाफट अपने यूट्यूब में गए और उस वीडियो को देखे और देखने के बाद एक नई उत्साह, एक नया जोश, एक नया उमंग आ गया और ऐसा लगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, एक खुशी मिलती है। ठीक है, तो उसी उत्साह और उमंग के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि ये वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नॉलेजेबल बातें बताऊँ इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे आप लोग प्राप्त करके ठीक है अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। ठीक है, और हाँ, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर आप लोग लाइक ज़रूर करें। जितना व्यूज हुआ है यदि उतना लाइक मिल गया होता और उतना सब्सक्राइब मिल गया होता तो आज मुझे और ज़्यादा खुशी मिली होती। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मेरा मनोबल और मेरा विश्वास और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। ठीक है, वो क्या है तो देखिए, जब हमको बिच्छू या किसी व्यक्ति को बिच्छू डंक मारता है, स्टिंग मारता है, तो जिस स्थान पर, जिस जगह पर वो डंक मारता है वो जगह पर बहुत ही ज़्यादा पीड़ा, बहुत ही ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाता है। क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, तो उसी रीज़न को हम इसमें सीखते हैं। देखिए, बिच्छू के डंक मारने पर फार्मिक अम्ल यानी कि HCOOH, इसको हम लोग मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं मेथनोइक अम्ल। ठीक है, यानी कि HCOOH अर्थात इसको हम लोग मेथनोइक अम्ल यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। मेथनोइक अम्ल हमारे रक्त के साथ मिलकर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्लियर? जिससे हमारे शरीर में ज्वलन तथा पीड़ा उत्पन्न होने लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब बिच्छू डंक मारता है तो हमारे शरीर में वो वो मेथनोइक अम्ल यानी कि HCOOH यानी कि छोड़ता है। ठीक है, और वो जाकर हमारे रक्त यानी कि हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट कर CO कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। उसी से क्या होता है, हमको पीड़ा और जलन और वहाँ पर ऐसा लगता है कि फटना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ये रीज़न समझ गए। तो उसका निराकरण कैसा होगा यानी कि उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि एसिड है और एसिड का एक ही इलाज है एंटासिड, यानी कि आप वहाँ पर बेसिस का यूज करें, क्षारक का, जैसे चूने का या कुछ ऐसा औषधि मिलता है जिसमें कड़वापन होता है, उसको वहाँ पर लगाने से वो जलन जो है, वो पीड़ा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से चींटी, ठीक है, चींटी भी काटती है। ठीक है, तो हमको उसी तरीके से जलन फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें चींटी के डंक में भी फार्मिक अम्ल यानी कि HCOOH पाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मधुमक्खी है और बिरनी है। ठीक है, उन लोगों के स्टिंग में भी वही फार्मिक एसिड पाया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है कि हमारे जो स्टोमक होता है, अमाशय होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस स्टोमक में, पेट में, अमाशय में क्या हो सकता है? तो आप लोग सोचो
कि जब आप खाना खाते हैं तो इतना बड़े टुकड़े को लेते हैं और वो टुकड़े दांतों के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है और वो हमारे स्टोमक में जा पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे ही वो हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो हमारे स्टोमक एक एसिड को रिलीज़ करता है। ठीक है, और वो एसिड यानी कि अम्ल एक तेजाब के भांति काम करता है। वो तेजाब ही है समझो। वो जैसे फूड के ऊपर पड़ता है वो फूड को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ठीक है, देखिए ये पिक्चर में देखिए कि किस तरीके से वो यानी कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया है वो भोजन को तोड़ना शुरू कर दिया है, बिल्कुल तोड़कर। और जब तोड़ेगा तो हीट के जनरेट भी होगा। ठीक है, खाना खाने के बाद आप अपने पेट को इस तरीके से टच करके देखें, आप फील करेंगे वहाँ पर गर्माहट। ठीक है, इसका मतलब क्या, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो हीट जनरेट करता है। ठीक है, एक टेम्परेचर पर वो रेज हो जाता है। ठीक है, पहुंच जाता है। ठीक है, और उसी टेम्परेचर पर भोजन का यानी कि हमारे फूड का डाइजेशन होता है। अगर आप पानी पी लेंगे तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, और जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी जो कंसंट्रेशन जो है उसकी सांद्रता होगा वो पतला हो जाएगा, यानी कि उसमें वो तन्नु हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा कम हो जाएगा। इससे होगा क्या, हमारे जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा और वो खाना पचेगा नहीं, सड़ना शुरू हो जाएगा। इससे होगा क्या, तो हमारे बॉडी में उसका डाइजेशन न होने से हमको तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड केवल भोजन को पचाता ही नहीं है, ये भोजन के साथ जो जीवाणु आया होता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करने का भी काम करता है, नष्ट करता है। ओके, और तीसरा जो काम करता है भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा हमारे स्टोमक में तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और वो खाना फाइनली क्या होगा, सड़ेगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे कीड़े मकोड़े यानी कि कीड़े वहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे और हमको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे स्टोमक में है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल है। चलिए, तो ये 3 यहाँ पर लिखे हैं जो मेजॉरिटी पाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कुत्ते जो है, ये देखो कुत्ते ये हड्डी को भी इजीली चबा कर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। क्या रीज़न होता है, क्या रीज़न है, तो देखो कुत्ते के स्टोमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन वो जो कुत्ते होता है उनके अमाशय में, उनके स्टोमक में मोर देन यानी कि हम लोग से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा सांद्र होता है। ठीक है, सांद्र का मतलब गाढ़ा। सांद्र को इस तरीके से समझें कि यहाँ पर एक गिलास पानी है और एक और गिलास पानी है। ठीक है, इसमें 2 चम्मच आप चीनी डाल रहे हैं और इसमें 20 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। यहाँ पर 1 गिलास पानी है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 गिलास। किसमें अमाउंट ऑफ शुगर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग सांद्र कहेंगे और जिसमें चीनी की मात्रा कम है उसको हम लोग तनु कहेंगे, यानी कि पतला। यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो और उसके अंदर जो कंपोनेंट मिलाए हैं उसकी मात्रा कम हो तो वो हमारा तनु होगा, पतला होगा। और जिसमें कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा है और वो पानी की मात्रा कम हो तो हमारा क्या होगा, सांद्र, गाढ़ा होगा। क्या होगा, गाढ़ा। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा लेस होगा, वो क्या होगा, सांद्र होगा, यानी कि वो गाढ़ा होगा। ओके, कॉन्क। और जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा कम होगा और पानी की मात्रा यानी कि वाटर का मात्रा जो है अमाउंट है ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कुत्ते के जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ज़्यादा सांद्र पाया जाता है, यानी कि कॉन्क पाया जाता है, कॉन्सनट्रेटेड। ओके, इसलिए जब वो हड्डी को चबाता है तो हड्डी को चबाकर इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि पचा लेता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इंटरेस्टिंग भी था ये क्वेश्चन, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोगों को देखने को भी मिलता है। इसलिए हम सोचें कि इस क्वेश्चन का डिस्कस इस एसिड बेसिस साल्ट में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम
इसका डिस्कस करते हैं। यदि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें ताकि और भी सारे बच्चों को ये वीडियो मिले और उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि क्या होता है बिच्छू डंक मारता है तो पीड़ा होता है, ठीक है। हमारे अमाशय में, हमारे स्टोमक में अम्ल की क्या भूमिका होती है और कुत्ते जो है हड्डी को भी चबाकर डाइजेस्ट कर लेता है कैसे, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट शेयर करें, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ सामान्य अम्ल और भस्म यानी कि क्षारक होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सम जनरल एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। यदि आप लोगों को कुछ सामान्य एसिड्स और बेसिस याद हो जाएगा तो इस चैप्टर में काफ़ी वो हद तक काम करेगा, ठीक है। जैसे में प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं एसिड और बेसिस को, एक प्रबल और एक दुर्बल। यहाँ पर दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड्स है और दुर्बल क्षारक है यानी कि वीक बेसिस है, ठीक है ना। तो कुछ एसिड्स और बेसिस का नाम लिखे हैं, ठीक है ना, जिसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, और उसको याद भी करेंगे ताकि हमारे इन फ्यूचर वो काम आ जाए। देखिए पहला जो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका फार्मूला भी लिखे हैं और उसका नेमिंग भी किए हैं। दूसरा जो है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा जो है HClO3 यानी कि परक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर अम्ल आप लोग दे देंगे, ओके। ये चार ऐसे एसिड्स हैं जो प्रबल यानी कि प्रबल होता है यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर इन चारों में से किसी एक को आप पानी में डालेंगे तो बहुत हीट के साथ बबल्स आना शुरू कर देगा, यानी कि एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, अपने साथ साथ बहुत सारे हीट को भी ओरिजिनेट करता है वहाँ से, ठीक है। और क्या होता है कि पानी में डालने पर ये जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन में और क्लोरीन नेगेटिव आयन्स में, ठीक है ना, यानी कि कम्प्लीटली टूट जाता है, ठीक है। उसी तरीके से चारों के चारों, ठीक है। ठीक उसी तरह से प्रबल क्षारक होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस, ओके। उसका एग्जाम्पल लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर डैश दे दिया है, जगह नहीं था जिसकी वजह से हम यहाँ पर डैश ही देकर छोड़ दिए, ठीक है ना। आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर स्पेस देंगे यहाँ पर और उसका नेमिंग करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की जगह यहाँ पर डैश दे दिए हैं MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये प्रबल क्षारक है, इसको भी आप पानी में डालेंगे तो बबल से निकलेगा और बहुत सारा हीट वहाँ से जनरेट होगा, ठीक है, वहाँ से हीट निकलना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर यहाँ पर पानी में डालते समय ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस और साल्ट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अपने चेहरे को दूर रखें और पानी में इस एसिड या बेसिस को ड्रॉपलेट की सहायता से या थोड़ा थोड़ा करके गिराए और हिलाते रहे पानी को। इससे होगा क्या, जो हीट निकलेगा है ना वो ज़्यादा मात्रा में ना निकलेगा, जितना हीट होगा वो पानी उसको ऑब्जर्व करते जाएगा, ठीक है, ठीक है, और वो बाहर उसका फ्लेमिंग बाहर ना आएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा होगा अगर आप सावधान वहाँ पर नहीं रहेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो होगा क्या, आपके चेहरा या हो सकता है कि आपके शरीर में कहीं वो उछल कर यानी कि आ जाए और उससे जल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सावधानियाँ बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, यानी कि यहाँ पर कुछ दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड्स, और इस वीक एसिड्स का यूज़ हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में खाने पीने में कर ही लेते हैं, ठीक है ना। फास्फोरिक अम्ल है जिसका फार्मूला होता है H3PO4। फिर से एसिटिक अम्ल है यानी कि विनीगर, उसको सिरका भी बोलते हैं, CH3COOH, ठीक है, आप लोग नाम याद रखेंगे, ओके। फिर होता है COOH होल ट्वाइस,
या उसको आप यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो C2 हो जाएगा। O कितना है, 2 है, और 2 से मल्टीप्लाई तो O हमारा 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि 2 जो है मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई करके बाहर निकलते हैं, ऐसे लिखें। या इसको एक और तरीका होता है COOH, फिर यहाँ से एक बॉन्ड जोड़ देंगे COOH। इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो फार्मूला है वो किसका है, ऑक्जेलिक एसिड का। किसका, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड होता किस में है, तो हमारा जो टमाटर होता है, टमाटर उसी में यानी कि ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्लियर। और एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। यहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, ये कार्बोनिक अम्ल का यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है। और KHC4H4O6 ये टार्ट्रिक अम्ल है जो इमली वगैरह में पाया जाता है। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, BeOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर डैश कर दिए हैं। C6H5NH2 एनिलीन है, ठीक है। और नीचे यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। बस आप CO यानी कि CO बीच में रखेंगे, दोनों साइड आप NH2 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यूरिया का जो फार्मूला है NH2CONH2 है। तो कुछ इस टाइप के यानी कि बेसिस और एसिड है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट करें। यदि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग सीखेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। हम लोग काफ़ी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स है क्या, ठीक है। तो देखिए, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः रूप से टूटकर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ये H पॉजिटिव नहीं यानी कि बिल्कुल वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली। हाँ, देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको जल में डालेंगे तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस क्रिएट करता है। देखो होता है क्या, ये जब टूटेगा इसका बॉन्ड, ठीक है, तो मान चले ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 100% है। कितना परसेंटेज है, 100%। किस में, जल में। तो वाटर में 100% है, तो ये जब टूटेगा तो पूरा कम्प्लीटली टूट जाना चाहिए, बिल्कुल। ये हाइड्रोजन जो है मान चले 98% टूट गया, और कोलिन भी 98% टूट गया। चलिए, दोनों के दोनों 98% टूट गया, 2% इसमें यानी कि वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया, 2% यानी कि 4%। इसका 2 इसका 2 4%, यानी कि टूटी तो बिल्कुल कम्प्लीटली ही है, 2% मात्र पानी में रह गया है, बाकी वो आयन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जा रहा है प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या होता है, तो ये वैसा अम्ल होता है जो जल में आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पार्शियली यानी कि थोड़ी मात्रा में, ठीक है, वो आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हम एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल ले लें, CH3COOH, इसको वाटर में डिजोल्व करें तो होगा क्या, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। मान चलिए इसकी भी मात्रा 100% है, तो ये जब टूटेगा तो मान ये 20% और ये भी 20% टूटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो आयंस है इसका 80% तो वाटर में ही अभी है, ठीक है, 80% वो टूटा नहीं है, और इसका 80% हाइड्रोजन अभी उसी के बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ है, टूटा कम्प्लीटली नहीं है। यानी कि थोड़ी मात्रा में आयन क्या हुआ है, अलग हुआ है, बाकी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो एक लाइक, अगर समझ में आ रही है तो लाइक करो, ओके।
चलिए, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये क्यों लिखे हैं, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल का यानी कि एसिड का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे अच्छा गुण क्या होता है। फिर से एक बार सुने इस क्वेश्चन को, अम्ल का सबसे अच्छा गुण यानी कि बेस्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आप उसका आंसर देंगे कि अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उदासीन लवण और जल बनाता है, यानी कि उदासीन लवण बनाता है, यानी कि न्यूट्रल साल्ट बनाता है। ठीक है, कौन, अम्ल क्षारक के साथ, यानी कि अम्ल क्षारक के गुण को नष्ट कर देता है। ये सबसे यानी कि उसका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट उसका क्या है, प्रॉपर्टीज है एसिड का। ठीक उसी तरह से क्षारक का भी, अगर आपसे कोई पूछ दे बेसिस यानी क्षारक का सबसे अच्छा गुण क्या होता है, तो आप जवाब देंगे कि क्षारक जो है अम्ल के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके उदासीन लवण बनाता है, यानी कि क्षारक अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षारक का आपस में म्यूचुअल रिलेशन है। ठीक है, और सबसे बेस्ट रिजल्ट भी देता है, इसलिए इसको हम लोग अम्ल और क्षारक का सबसे अच्छा गुण मानते हैं कि अम्ल क्षारक के गुणों को नष्ट करता है और क्षारक अम्ल के गुणों को नष्ट करता है, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉयड करता है, और न्यूट्रल साल्ट यानी कि उदासीन लवण और जल बनाता है। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग मेरे से जुड़े रहें। ठीक है, मेरा वीडियो को जितना व्यूज़ होता है अगर उतना लाइक सब्सक्राइब मिल जाए तो मैं समझूंगा कि जो मेरा मेहनत है, मेरा मेहनत करने का जो तरीका है वो सही ढंग से है और आप लोग मेरे से कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है, और शेयर करें जिससे ये वीडियो और भी बच्चों के पास जाए और ये वीडियो का लाभ वो बच्चे उठा पाए। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट डाउन कीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।